नमस्कार साथियों। आज जूनियर हाई स्कूल बांसा द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की एक दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला में हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा अनुसंधान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कृषि, चिकित्सा इत्यादि के क्षेत्र में एक नए युग को जी रहे हैं। एक ऐसे युग को जी रहे हैं जिसमें पिछले 2 दशक से बहुत कुछ आमूल-चूल क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उन आमूल-चूल क्रांतिकारी परिवर्तनों के पीछे आज जो विज्ञान है, उस विज्ञान की मौलिकता को, उसके अद्भुत कार्यक्षेत्र को पहचानते हुए आज विश्व के विभिन्न वैज्ञानिकों का नाम हृदय से आत्मसात होता है। न सिर्फ विश्व मंच पर विभिन्न वैज्ञानिकों का नाम आज हम हृदय से संजोते हैं, बल्कि अपने इस राष्ट्र में, अपने इस देश में विभिन्न वैज्ञानिकों को हृदय में संजो कर रखना आज हमारी जिम्मेवारी है। एक ऐसे दिवस पर जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे हमारे प्रेरणापुंज जिनकी वजह से विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। जी हाँ, आज इस महान शख्सियत ने विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। आज ही के दिन सन 1928 में 28 फरवरी के दिन रमन प्रभाव, यानी आज ही के दिन रमन प्रभाव की खोज हुई। इस महान उपलब्धि में देश दुनिया के महान वैज्ञानिक को मैं डॉक्टर सीवी रमन जी का नाम अत्यधिक लोकप्रिय है। उनका नाम सिर्फ रमन प्रभाव में ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने प्रकाश किरणों के गुणों के संदर्भ में अपनी अद्वितीय व्याख्या की। आज उन्हीं की देन है विश्व मंच के विभिन्न वैज्ञानिकों और उनके संयुक्त तत्वाधान में जो ज्ञान की एक नई अलग जगी, उसी के माध्यम से हम पहचान सके कि आकाश का रंग नीला क्यों है। हम जान सके कि हमारा समुद्र का रंग नीला क्यों है। हमें पहचान सके कि अंतरिक्ष में जब बादल होते हैं तो उसमें इंद्रधनुष क्यों बनता है। ऐसी तमाम वैज्ञानिक जानकारियों में आज हम डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का नाम पूरे हृदय के साथ आत्मसात करते हैं, हृदय के साथ लेते हैं। उनकी उपलब्धियां और उनके रमन प्रभाव को हम आप सबके बीच में न सिर्फ परिभाषित करेंगे, बल्कि उनके अनुप्रयोगों को भी व्याख्या हम आपके बीच में करेंगे। साथियों, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने हमको बताया कि जब कोई एकवर्णी प्रकाशपुंज, एकवर्णी प्रकाश की किरण किसी ऐसी पारदर्शी माध्यम पर गिरती है, तो उसके बाद जो प्रदीप्त प्रकाश उससे गुजरता है, तो आपतित प्रकाश के बाद जो प्रदीप्त प्रकाश गुजरता है, उनकी तरंगदैर्घ्य में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, जिस कारण तिरछी रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसी को कहते हैं रमन प्रभाव। ये वो प्रभाव था जो दुनिया के देशों को चौंकाने वाला अद्भुत प्रयोग था। आज जिसके माध्यम से हम तरह तरह की चीज़ों में
इस तकनीकी का इस्तेमाल करके विज्ञान को और आगे विज्ञान सम्मत बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम आज चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाने में इस तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। आज इस तकनीकी के जरिए स्कैनर की सहायता से जो हमारे मादक पदार्थ हैं या हथियार इत्यादि हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा जब हम किसी रेलवे स्टेशन या परिवहन के लिए किसी बस स्टेशन इत्यादि पर जाते हैं तो वहाँ भीड़ में हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनकी चेकिंग की जाती है स्कैनर की सहायता से। उस तकनीकी में इस रमन प्रभाव का अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से हमें पता लगा पाते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास कोई मादक पदार्थ या कोई हथियार तो नहीं है। सिर्फ रमन प्रभाव इन्हीं व्याख्या के तक सीमित नहीं है। रमन प्रभाव ने आज देश दुनिया में तरह तरह के प्रयोगों में अपनी सत्यता की कसौटी पर एक नए आयाम को स्थापित किया है। आज रमन प्रभाव ने हमारे पेट्रोचित जो पदार्थ हैं, जो पेट्रोलियम हैं, जो हमारे भूगर्भ की स्थितियां हैं, उनके बारे में अपनी व्याख्या करने में सफलतम कीर्तिमान स्थापित किया है। आज हम डीएनए, आरएनए के संश्लेषण के संदर्भ में अपना जिक्र अगर किसी तकनीकी के माध्यम से कर पाए हैं तो वह है रमन प्रभाव। आज रमन प्रभाव के संदर्भ से हम हीरे की संरचना, प्रकाश के गुणों के संदर्भों की व्याख्या करने में सफल हुए हैं। इस रमन प्रभाव के लिए ही नहीं, उन्हें प्रकाश, रंगदीप पदार्थों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में, प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में आज ही के दिन उन्होंने रमन प्रभाव की व्याख्या की थी। तारीख थी 28 फरवरी सन 1928। आज ही के दिन उन्होंने रमन प्रभाव की व्याख्या की। 1986 में भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद थी, उसने अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी कि प्रोफेसर रमन, डॉक्टर रमन का जो विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत योगदान है और उनकी इस उपलब्धि के लिए हम आज के दिवस को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने उनके इस सुझाव को अनुमोदन दे दिया और तब से 1987 से लगातार हम इस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक अद्भुत अनुपम संयोग है कि जब इतने बड़े वैज्ञानिक को हम इतना सम्मान देने के लिए, अपना सर्वस्व योगदान देने के लिए ऐसे महान वैज्ञानिक के जीवन को अपने जीवन चरितार्थ के साथ जोड़ने के लिए एक सम्मान दे पाए हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे इस देश में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जैसे महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया। उनकी इस कीर्तिमान के लिए 1930 में प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के संदर्भ में और रमन प्रभाव की व्याख्या के संदर्भ में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और ये नोबेल पुरस्कार न सिर्फ भारत के लिए बल्कि एशिया के लिए पहला कीर्तिमान था। किसी भी वैज्ञानिक के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है नोबेल पुरस्कार प्राप्त होना। उसी श्रृंखला में ये पहली ऐसी प्रतिभा थे एशिया की जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। एशिया के लिए नहीं, हमारे देश के लिए विश्व मंच पर एक गौरवशाली क्षण उन्होंने पैदा किए जब उनको इस कीर्तिमान से नवाजा गया। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की उपलब्धियां विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी हैं। इन उपलब्धियों का जिक्र अगर हम बखान करते हैं तो बहुत समय लग जाएगा। हम इनके जीवन चरित्रार्थ पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। साथियों, विज्ञान का जो मर्म है वो ये है कि विज्ञान के गहरे बुनियादी सिद्धांतों को
तर्क, चिंतन, विश्लेषण के सहारे, प्रयोग के सहारे किसी निष्कर्ष को प्राप्त करना, अनुसंधान करना और अपनी बात को सत्यता की कसौटी पर सदैव प्रासंगिक करना, ये विज्ञान का अपना एक मर्म होता है। और इस मर्म में हम सबका अपना विवेक, कौशल इत्यादि की परीक्षा होती है। विज्ञान आज न सिर्फ हमारे जीवन को सहज और सरल, सुगम बनाने में कारगर साबित हुई है, बल्कि इसने विभिन्न हमारे समाज में व्याप्त कर्मकांड, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, इन सब से भी पर्दा करने का कार्य किया है। आज के 3-4 दशक पूर्व ही चले जाएं तो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, विभिन्न प्रकार के आडंबर, विभिन्न प्रकार के पाखंड व्याप्त थे। इन कुरीतियों को अगर किसी ने सर्वमान्य वैज्ञानिक सम्मत विचारधाराओं के साथ खारिज करने का सबसे उत्तरोत्तर कार्य किया है, वो एकमात्र है हमारी विज्ञान। विज्ञान ने विशुद्ध रूप में साबित किया कि जो टोटके थे, जो अंधविश्वास थे, वो बिल्कुल सत्यता की कसौटी से खरे नहीं उतर रहे हैं। आज विज्ञान ने हमको तर्क, चिंतन, विश्लेषण, संश्लेषण इत्यादि के सहारे किसी भी चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि अपनी बात को सत्यता की कसौटी पर प्रयोगों के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से सदैव सत्य साबित करने का कार्य किया है। आज विज्ञान की भूमिका सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के साथ ही खत्म नहीं हो जाती। हम छात्रों में न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहते हैं, बल्कि उनको विषय के प्रति सजग बनाना चाहते हुए, बल्कि हमारी ये भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि छात्र छात्रा हमारे विज्ञान के प्रति एक अनुराग उनके अंदर पैदा हो, वो विज्ञान को दर्शन से जोड़ करके देख पावें। अगर साथियों हमारे छात्र छात्राएं अगर विज्ञान को दर्शन से जोड़ कर देख पाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें विज्ञान को कैसे जीना है, इसका सलीका भी उन्हें समझ में आएगा। विज्ञान मानव के लिए सहज, सुगम, सरल रास्ता है और मनुष्य की कल्याणकारी नीतियों में सहायक है। लेकिन एक मनुष्य को मनुष्य बनाने में और विज्ञान का मर्म जानकर, बुनियादी समझ विकसित कर उसको जीवन के साथ कैसे आत्मसात करना है, कैसे सामाजिक, मानवीय, आध्यात्मिक, चारित्रिक मूल्यों के साथ उसे जीवन में आगे बढ़ाना है, इसे सिर्फ और सिर्फ विज्ञान नहीं कर सकती। विज्ञान के साथ साथ आज हम दर्शन के इस पक्ष को भी नकार नहीं सकते। इसीलिए अगर हम विज्ञान और दर्शन की बात करें तो हमारे लिए ये सर्वाधिक प्रमाणिक विज्ञान सम्मत बात होगी, वैज्ञानिक सम्मत बात होगी, जिससे हम न सिर्फ मानव कल्याण में बल्कि मानव कल्याण के साथ साथ हम इस जीव मात्र के कल्याण के लिए भी कुछ ऐसा अद्भुत कर जाएंगे जिसकी न सिर्फ इस संसार को बल्कि मानव जाति को और विभिन्न प्रकार के जीवधारी, बुद्धिजीवी और जो हमारी जीव मंडल है उन सबको अपनी इसकी ज़रूरत है। आज विज्ञान के अनुराग में हम विज्ञान के मर्म को पकड़ते हुए दर्शन के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज विज्ञान और दर्शन हमें एक ऐसी कसौटी की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा जो वास्तव में जिसकी हमें ज़रूरत है। एक कहावत है कि कहा जाता था कि विज्ञान को धर्म से जोड़ने की क्या ज़रूरत है। कई बार कहा जाता था कि हम तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं, हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। वास्तव में विज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ साथ हमें दर्शन के राह पर चलने
कि अगर हमारे अंदर प्रेरणा है तो हम अपने जीवन को एक अच्छे संयोग के साथ जी सकते हैं। वो कैसे? उस पेड़ की बात जब मैं कर रहा हूँ, वो पेड़ ऐसा है जिसने हमको नितांत हर पल हर क्षण ऑक्सीजन देने का कार्य किया। हम एक पल भी अगर सांस रोक करके देख लें, हमें मालूम पड़ जाएगा इस वायु, प्राणदायी वायु की क्या जरूरत है। जिस पेड़ ने हमें अपना जीवन दिया, उसने आज तक हमसे कुछ नहीं लिया। आज अगर उस पेड़ की उस उपलब्धि के लिए, उसके आगे इस पुनीत कार्य के लिए अगर हम उसका अपना मत्था टेक कर मानवीय मूल्यों को आत्मसात करके अगर उसके आगे एक दीपक जलाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। साथियों, एक समझने की बारी है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर मैं विज्ञान के साथ साथ मैं दर्शन की भी बात करना चाहता हूँ। मैं आप सब लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि विज्ञान के साथ साथ दर्शन को यदि जोड़ के देखा गया होता तो आज विज्ञान हमारे सांसारिक जीवन, इस भौतिकवादी जीवन में अभिशाप बन के नहीं रह जाता। आज हमने विज्ञान में विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां हासिल की, विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, चाहे वो रक्षा अनुसंधान का क्षेत्र रहा हो, चाहे सूचना संचार प्रौद्योगिकी का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो पर्यावरण विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो भूगर्भ विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो उद्योग धंधे और ऊर्जा का क्षेत्र रहा हो। हर एक क्षेत्र में हमारी विज्ञान से सम्मत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सम्मत क्रांतिकारी उपलब्धियां रही हैं। पिछले 2 दशक में हमने इस संसार को बिल्कुल एक नए युग के साथ, एक नए अभिनव प्रयोग के साथ देखा है। ये अवसर है हमारे सामने, आज भी अवसर है कि आज हम विज्ञान को दर्शन के साथ जोड़कर देखें। दर्शन हमको वास्तविक जीवन जीने का शैलीका सिखाता है, हमें सिखाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यदि हमारे अंदर हुआ है तो हम अपने जीवन को उन वैज्ञानिक विचारधाराओं के साथ लेते हुए कैसे अपने जीवन को जिएं, कैसे अपने जीवन को सरल सुगम बनाएं। हम विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ, आज वैज्ञानिक विचारों के साथ साथ जो वैज्ञानिक खोजें हुई, आज हम उनका दुरुपयोग करने लगे। हम उन दुरुपयोगों की यदि छोटी सी बात करें, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बना हुआ है, उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को किसी दूसरे विचारधारा के साथ बनाया गया था। आज हम उनको पशुओं को दे रहे हैं और जबरन उनका जो है दूध निकालने का कार्य कर रहे हैं। इसी तरह की और भी बहुत सारी जानकारी, जैसे कि भ्रूण लिंग की जांच किसी अपने अलग उद्देश्य को लेकर की जाती थी, आज हम उसका दुरुपयोग करने लगे हैं, भ्रूण हत्याएं होने लगी हैं। ऐसी बहुत सारी पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरण पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थितियां पैदा हो गई हैं, पर्यावरण प्रदूषण की स्थितियां पैदा हो गई हैं। आज हमें इन विचारों से अलग हटते हुए, इन विचारों को के साथ विश्लेषण करते हुए कि समस्या कहाँ पर है, इन चीज़ों के साथ विचार करते हुए आज हम विज्ञान को दर्शन के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं। दर्शन हमको ये सिखाता है कि इस विज्ञान का मर्म जानते हुए मानव कल्याण के लिए ही नहीं, जीव मात्र के कल्याण के लिए भी उसका कैसे सही सदुपयोग करना है, उस ज्ञान का अपने जीवन के साथ कैसे आत्मसात करना है, ताकि हम सभी के लिए उस वैज्ञानिक विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें। दर्शन हमको न सिर्फ मानवीय मूल्य, चारित्रिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्यों के साथ समझौता है, और इन मूल्यों के साथ सरोकार यदि हमारा है तो निश्चित रूप से आज विज्ञान और दर्शन के साथ जी करके एक नए अभिनव युग का निर्माण करेंगे। साथियों, आज डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की इस महान उपलब्धि का गुणगान हम कर रहे हैं, उस महान शख्सियत को याद कर रहे हैं जिसने आज के ही दिन रमन प्रभाव की व्याख्या की।
न सिर्फ उनकी रमन प्रभाव में व्याख्या रही, उन्होंने ऑप्टिक्स के क्षेत्र में भी विशेष कार्य किया, और भी उन्होंने DNA RNA जो हमारी जीवन जीने योग्य भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। मैं कहना चाहता हूँ कि उनके वैज्ञानिक देन को अपने जीवन के साथ आज हमें न सिर्फ जोड़ने की ज़रूरत है, न सिर्फ उनके वैज्ञानिक विचारधाराओं की सोच को अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है, बल्कि दर्शन का प्रयोग करते हुए एक अच्छे अभिनव प्रयोग के साथ एक अच्छे इंसान बनने की भी ज़रूरत है। विज्ञान ने हमको सब कुछ दे दिया। विज्ञान की तरक्की अभी रुकी नहीं है, ये युग युगांतकारी है, जीवन भर चलती रहेगी, दृष्टिगोचर है, और जीवंत जो रास्ता बंद नहीं है उसमें परिवर्तन भी समय के साथ साथ देखने में आएंगे। तो एक ऐसे युग को हम जी रहे हैं जहाँ साल 2 साल 3 साल 10 साल में बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आज हम 20 साल 2 दशक पूर्व चले जाएं तो हमारे पास ऐसी कोई तकनीकियाँ नहीं थीं जिससे आज हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि का गुणगान करते। लेकिन आज समय बदल चुका है। कोविड-19 जैसी जो महामारी हमारे बीच में आई, उस महामारी से भी हम लड़ पाए। उस बीच लॉकडाउन हुआ, आज हम शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर पाए। ये देन है सूचना संचार प्रौद्योगिकी की। आज इंटरनेट का ज़माना है। आज हम टेलीविज़न, रेडियो, विभिन्न प्रकार के व्हाट्सएप, 3G, 4G, 5G टेक्नोलॉजी के बीच में जी रहे हैं। ये उपलब्धि न सिर्फ भारत में बल्कि देश दुनिया में काबिज है। विश्व के सारे देश बहुत ही तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं। हमें उस अजस्र धारा के साथ अपने जीवन को जोड़ते हुए चलना है। हमें उस पीढ़ी की भी अपेक्षा है जो हमारे कल के साथ जुड़ेगी। हम उन बच्चों की भी युग युगांतकारी आवश्यकताओं को समझने का भरसक प्रयास करेंगे, जिनकी वजह से आज हम कुछ हैं, जिनकी वजह से आज हमारे चेहरों पे मुस्कान है। तो ऐसी महान शख्सियत, ऐसे हमारे प्रेरणापुंज जिनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनको हमें अपने जीवन के साथ आत्मसात ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके जीवन चरित्रार्थ को भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी 7 नवंबर सन 1888 में तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में एक स्थान पड़ता है, वहाँ उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर अय्यर, जहाँ इनकी माता, जिनका नाम था पार्वती अम्मल, से जन्मे थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है, इन्होंने हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो एंग्लो इंडियन कॉलेज के माध्यम से पास की। उसके बाद +2 की जो परीक्षा है वो बड़े ही अच्छे अंकों के साथ, छात्रवृत्ति के साथ पास की इन्होंने। उसके बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए, जहाँ इनके पिताजी कार्यरत थे भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता के पद पर, मैं आपको बता दूं कि इनके पिताजी भौतिकी के न सिर्फ प्रवक्ता थे बल्कि कुशल वीणा वादक भी थे। तो उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके जीवन वृत्तांत का असर इनके ऊपर पड़ा। और जब मद्रास में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, 2004 में जब इन्होंने अपना स्नातक पास किया, तो ये हमारे लिए गौरव की बात थी। उन्होंने उस स्नातक की परीक्षा को गोल्ड मेडल के साथ पास किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने परस्नातक पोस्ट ग्रेजुएट की भी परीक्षा पास की। और इनके जो शोध कार्य थे, वो जो हमारी लंदन की एक मैगजीन थी थियोसॉफिकल नाम से, तो उस मैगजीन में इनके शोध कार्यों को प्रकाशित करने का जो जॉन साहब ने कार्य किया, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इनके भौतिकी के प्रति जो अनुराग था, इनके भौतिकी के प्रति जो उनका प्रेम था, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसके बाद सन 1917 में, चूँकि जीवन निर्वाह के लिए
धनार्जन की भी ज़रूरत होती है, तो उन्होंने वित्त विभाग में, भारत सरकार के वित्त विभाग में अधिकारी पद पर नियुक्त हुए गए। तो भारत सरकार में अधिकारी पद पर नियुक्त होने के बाद इन्होंने कुछ समय तक इस विभाग में इन्होंने कार्य किया। चूँकि इनकी विचारधारा वैज्ञानिक सम्मत थी, तो इस विचारधारा के साथ वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे और ये विभाग अन्यत्र था, उस विचारधारा से साथ बहुत ज़्यादा संयोग नहीं था इसका। तो उन्होंने एक प्रयोगशाला भौतिकी की अपने घर पर ही स्थापित की, जहाँ विज्ञान के बहुत सारे प्रयोग अपने घर पर ही किया करते थे। चूँकि इनकी नियुक्ति कलकत्ता में हुई थी, तो उस समय कलकत्ता में एक प्रयोगशाला थी। वो प्रयोगशाला में इन्होंने अपने प्रयोग कार्य को जारी रखा। विश्वविद्यालय स्तर पर उन्हें प्राध्यापक के रूप में कार्य करने का भी शुभ अवसर मिला, कुलपति महोदय जी के संज्ञानार्थ में लेकर के। 1917 में ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और वहाँ से इन्होंने जो है और भी अपने शोध कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 1917 के बाद 1924 में चूँकि ऑप्टिक्स के क्षेत्र में एक विशेष कार्य कर रहे थे, उनकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर लंदन में इन्हें रॉयल सोसाइटी का मेंबर नियुक्त किया गया। और किसी भी वैज्ञानिक के लिए रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनना एक गौरवपूर्ण अनुभूति होती है। तो इस गौरवशाली क्षणों के साक्षी भी बने हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी। उसके बाद 28 फरवरी सन 1928 को, यानी आज ही के दिन, उन्होंने रमन प्रभाव की व्याख्या की। उनकी इस उपलब्धि के लिए वर्ष 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की व्याख्या के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और ये नोबेल पुरस्कार न सिर्फ भारत के लिए बल्कि एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार था। किसी भी भारतीय के लिए एक गौरवशाली क्षण की बात थी। एक ऐसी उपलब्धि उन्होंने हासिल की जिसके ज्ञान से आज विश्व अभिसिंचित है, जिसके उनके इस प्रयोग से, उनके इस प्रभाव की व्याख्या से आज पूरा विश्व मंच उसका लाभ उठा रहा है। उसके बाद सन 1929 में इनको राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नाइटहुड इनको वहाँ से प्रदान किया गया। उसके बाद 1934 में देखेंगे अगर आप, तो 1934 में इनको भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर का निदेशक नियुक्त किया गया। उसके बाद 1954 में इस महान विभूति की शख्सियत, इस महान शख्सियत की महान उपलब्धियों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, जिसको कहते हैं भारत रत्न, से इन्हें नवाजा गया। 1957 में शांति लेनिन पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रदान किया जाता है, वो भी इन्हें दिया गया। और 21 नवंबर के दिन, 21 नवंबर सन 1970 में इन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। एक ऐसे महान विभूति, एक ऐसी शख्सियत जिसके आदर्शों का गुणगान करने का मन करता है आप सबके समक्ष, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय छाप छोड़ी। आज चाहे वो चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो रक्षा अनुसंधान का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो सूचना संचार प्रौद्योगिकी का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो समुद्र विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो पर्यावरण विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, हर एक क्षेत्र में आज विज्ञान ने अपने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। आप अगर कृषि विज्ञान के क्षेत्र की बात कर लें तो एक दौर था जब हम कुओं के माध्यम से अपनी सिंचाई किया करते थे, बैलगाड़ियों के माध्यम से चला करते थे। आज हम अत्याधुनिक तकनीक के बीच में जी रहे हैं। आज ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जैसी टेक्नोलॉजी के बीच में खाद्य सुरक्षा को हम
बढ़ावा दे पाए हैं। आज हम उन्नत किस्म के बीज, विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग करने लगे हैं। आज हम ट्यूबवेल, विभिन्न प्रकार की तकनीकी का सहारा लेते हुए कृषि के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन कर चुके हैं। आज हमारे बीच में जेसीबी है, आज हमारे क्षेत्र बीच में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र हैं, जिनके माध्यम से आज हमारी उत्पादकता, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको एक आशा से अधिक वृद्धि मिली है। आज हम उन्नत किस्म के बीजों को दे पाए हैं। कृषि के क्षेत्र में स्वामीनाथन जी का जो अद्वितीय योगदान रहा, उसको हम नकार नहीं सकते। आज हम हरित क्रांति के लिए, एक नए युग के, अभिनव युग के जीने के लिए स्वामीनाथन जी के अद्वितीय योगदान को कभी नहीं भूल सकते। विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन हुए। आज उस आमूल-चूल परिवर्तन के पीछे की जो गाथा है वो विज्ञान है। अगर हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो आज हम 4G मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स मोबाइल के बीच में जी रहे हैं। 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है हमारे बीच में। आज हम एक सेकंड में यहाँ से बैठे अमेरिका में किसी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सूचना संचार प्रौद्योगिकी का ही कमाल है। हम अपनी बात को आपके बीच में रख पा रहे हैं तो इसके पीछे भी सूचना संचार प्रौद्योगिकी है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट की दुनिया है आज टेलीविज़न की दुनिया है। जिस दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम चंद क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो, विभिन्न प्रकार के तकनीकी आज हमारे बीच में कार्य कर रही हैं। इस तकनीकी के कारण बहुत ही तेज़ी के साथ विकास हो रहा है। कोई भी देश अगर इस तकनीकी का सहारा नहीं ले रहा है तो बहुत पीछे रह जाएगा। आज इस तकनीकी को हम अपने विद्यालयों में भी इस्तेमाल करने लगे हैं। लॉकडाउन के दौरान हम ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि हम आज आपके बीच में वर्चुअल कार्यशाला को आयोजित कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जहां इस सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने अपना कार्य किया है। अगर हम बात करें, आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। कभी एक दौर था जब प्लेग जैसी बीमारियां हो जाया करती थीं और गांव के पूरे गांव साफ हो जाया करते थे। विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाया करती थीं जिनके हमारे वैक्सीन डेवलप नहीं थे। आज हम बहुत सारी बीमारियों का वैक्सीन लेकर आए हैं। कोविड-19 जैसी इस महामारी से आज हम लड़ पाए हैं। आज हमारे लिए गौरवशाली क्षण की बात है, कोविड-19 महामारी के लिए हमने वैक्सीन बना लिया है। और ये वैक्सीन न सिर्फ देश के लिए अपने, बल्कि आज हम विश्व मंच के विभिन्न देशों की सेवा कर पाएंगे। इस विज्ञान ने इतनी बड़ी उपलब्धि हमको दी है। आज हम स्कैनर की सहायता से अपनी जो मस्तिष्क पटल की विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के मस्तिष्क पटल के अंदर जो भी कामेंद्रियाँ, उन सारी चीज़ों को जो है हम देख पाएंगे। आज हम स्कैनर का प्रयोग करने लगे हैं। आज हम रेडियोग्राफी का प्रयोग कर रहे हैं। आज हम सोनोग्राफी का प्रयोग कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े ही आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। अगर आप देखें तो आज हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगा है, हृदय का प्रत्यारोपण होने लगा है, हमारी किडनी का प्रत्यारोपण होने लगा है। तरह तरह की यंत्र बन गए हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम आने लगे हैं। कार्डियोलॉजी है, हृदय से संबंधित बहुत सारी बीमारियों हैं हमारे बीच में, उनके हमने वैक्सीन, दवाइयाँ विकसित कर ली हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ा ही आमूल-चूल परिवर्तन हमें देखने को मिला है। अगर हम रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में देखें, DRDO की मदद से आज हम अत्याधुनिक हथियारों को, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। आज हमारा देश पूरी दुनिया में एक बढ़ती हुई ताकत के रूप में उभर रहा है। आज हम विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में गिने जा रहे हैं। तो इस शक्तिशाली राष्ट्रों में गिने जाने के पीछे हमारा रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान की महती भूमिका है। इस विज्ञान ने हमें अत्याधुनिक हथियार दिए हैं। इस विज्ञान ने हमें विभिन्न प्रकार की मिसाइलें दी हैं। इस विज्ञान ने हमें विभिन्न प्रकार के टैंक दिए हैं। तो इन सारी तकनीक को लेकर के आज हम रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में
विशेष उपलब्धि को हासिल कर पाए हैं। समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में आज हमें कहते हुए गर्व हो रहा है कि BSNL ने इंटरनेट कनेक्टिविटी इस तरह से प्रोवाइड कर दी है कि आज हम समुद्री सीमा के भीतर भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से, IoT के माध्यम से आज हम समुद्री सीमा के भीतर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हैं। ये देश, भारत, विश्व का पहला ऐसा देश होगा जो इस तरह की तकनीकी को दे पाया है। हमारे विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। परिवहन के क्षेत्र में अगर हम देख लें तो परिवहन के क्षेत्र में चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे वो हमारा वायु परिवहन हो और चाहे वो हमारा जल परिवहन हो, हर क्षेत्र में हमने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। आज हम हवाई जहाज़ से यात्रा करने लगे हैं। आज हमारे बीच में विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ, पहले कोई एक दौर हुआ करता था जब हम रेलगाड़ी के माध्यम से चला करते थे। गांव में जब साइकिल हुआ करती थी तो एक अद्भुत चीज़ लगती थी। आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन हैं। उन यातायात के साधनों के जरिए हम बुलेट ट्रेन को ले पाए हैं, एक नई तकनीकी के साथ जी रहे हैं। आज हम विद्युत रेलगाड़ियों हमने बना रखी हैं। तो ऐसी बहुत सारे यातायात के साधन हैं जिसके कारण आज हम तरक्की की राह पर निकल चुके हैं। मैं समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अपनी बात कर रहा था। इसके आगे मैं अपनी बात को अगर मैं कहूँ तो भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। आज हम हिमालय की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह, इसके अतिरिक्त पृथ्वी के अंदर जो भी हलचलें हो रही हैं, हमारा जो भूकंप है, सुनामी लहरें कैसे आती हैं, कैसे कैसे हमारी भूप्रॉपर्टी के अंदर किस तरह की अंदर शैलें हैं, इन सारी चीज़ों का हम व्याख्या कर पाए हैं। तो भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। हम ज़मीन के भीतर हमारी वाटर की कहाँ तक पहुँच है, कितनी कनेक्टिविटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आदि चीज़ों के बारे में भी हमने विज्ञान के माध्यम से अपना प्रबंधन कार्य किया है। आज हम पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में नए आमूलचूल परिवर्तन करते जा रहे हैं। आज हम पर्यावरण के माध्यम से जो हमारी जल के अंदर दूषित जल है, उनके BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD वैल्यू, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इत्यादि के माध्यम से हम पानी की गुणवत्ता को जांचने का प्रयास कर रहे हैं। पानी की TDS कितनी है, यह हम मशीनों के ज़रिए जान पा रहे हैं। आज हम पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत जो हमारे अत्यधिक वाट के बल्ब थे, 100 वाट के बल्ब थे, उनको हमने कम वाट के बल्ब में चेंज कर दिया। LED लाइट हमारे बीच में आ चुकी हैं, जिसके कारण आज हम ऊर्जा की बचत कर पा रहे हैं। आज हम CNG गाड़ियों का प्रयोग करने लगे हैं। आज हम लकड़ी को जलाने के स्थान पर LPG का प्रयोग करने लगे हैं। आज हम ई-रिक्शा का प्रयोग करने लगे हैं। तो हम आज इको फ्रेंडली होने लगे हैं। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार हमारा होने लगा है। ये हमारी एक अद्भुत पर्यावरण विज्ञान के अंदर पहुंच है, जिसको हमने विज्ञान के अभिशाप के रूप में जिन चीज़ों को हम देखते थे, आज हमने उस पर काम करना शुरू किया है। पर्यावरण विज्ञान एक नई उभरती हुई शाखा के रूप में आगे बढ़ रही है। अगर हम इसी तरह अपनी बात को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो कई क्षेत्रों में, विज्ञान के कई सारे क्षेत्र, उद्योग धंधों के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे आज हमारे बीच में चल रहे हैं। चाहे वो स्टील का कारखाना हो, चाहे वो लोहे का कारखाना हो, चाहे वो इस्पात का कारखाना हो, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे आज पनप रहे हैं। अगर आप देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे वो नाभिकीय ऊर्जा हो, चाहे वो परमाणु ऊर्जा हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है। आज हम नई तकनीकियों, अभिनव प्रयोग के माध्यम से नई नई चीज़ों को विज्ञान के माध्यम से लोगों के बीच में ला रहे हैं। ये हमारा एक बदलता हुआ परिवेश है जिसको विज्ञान ने दिया है। विज्ञान में आज हम जी रहे हैं, इस ऐसे युग को जी रहे हैं जहाँ पर हमारे विकास के समुचित अवसर हैं। हम सत्यता की कसौटी पर खरे उतरने वाले युग को जी रहे हैं।
हम अंधविश्वास के युग को नहीं जी रहे हैं, एक ऐसे युग को जी रहे हैं जिसने धर्म की जो कुरीतियाँ हैं, जो पाखंड हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे बीच में पाखंड हैं, उन सारी चीज़ों पर पर्दा करने का कार्य किया है। तो अंत में आप सब लोगों के बीच में ये कहते हुए कि सन 2021 की जो हमारी थीम है वो फ्यूचर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फ्यूचर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑफ साइंस, वर्क, स्किल एंड वर्क, इस अवधारणा के बीच में काम कर रहे हैं। ऐसी अवधारणा मानव विकास को ऊर्जा के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सम्मान कर रही है। निश्चित रूप से आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आज के 2 या 3 दशक के युग को नहीं जी रहे हैं जहां अंधविश्वास जैसी कुरीतियाँ थीं। आज हम एक ऐसे युग को जी रहे हैं जहां हम अपनी बात को प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं। एक ऐसे युग को जी रहे हैं जिसको दर्शन के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। दर्शन के साथ अगर हम विज्ञान को जी लेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन जीने का सही सलीका भी सीख पाएंगे। विज्ञान का व्यवहारिक जीवन में कैसे सदुपयोग करना है, उन सारी चीज़ों को जान पाएंगे। मानव मात्र के कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि जीव के कल्याण के लिए भी हम कुछ कर पाने की स्थिति में हो पाए हैं। ऐसी विज्ञान दिवस की इस कार्यशाला को मैं आप सब लोगों के बीच में अपने रुझानों को, अपने विचारों को आत्मसात करते हुए आप सब लोगों के बीच में मैंने साझा किया। मेरा पूरा प्रयास है कि हमारे बच्चे और आप सब मिलजुल कर विज्ञान की सम्मत विचारधारा को अग्रेतर रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, अपनी नई पीढ़ी को नई ऊर्जा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।